हेलो स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका शीर्षक है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आइए यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आज के हमारे इस पार्ट 2 में कौन-कौन से वे महत्वपूर्ण उपविषय हैं जिनका हम आज अध्ययन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम यह जान लेते हैं कि हमने अपने पार्ट 1 में अर्थात पिछली कक्षा में कौन-कौन से महत्वपूर्ण उपविषयों का अध्ययन किया था। देखिए, सबसे पहले हमने अध्ययन किया था कि चुंबक क्या होता है और उसके चारों ओर पाए जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं और उनके क्या-क्या गुण होते हैं। इसके बाद हमने ओरस्टिड के द्वारा किया गया एक प्रयोग देखा था कि ओरस्टिड ने कैसे एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह करके और उसका चुंबक बना दिया था। इसके साथ ही हमने यह भी अध्ययन किया था कि किसी चालक तार में जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह चुंबक बन जाता है और उसका चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न जो होता है वो एक संकेंद्री वृत्त के रूप में होता है और उस संकेंद्री वृत्त के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। यह हमने मैक्सवेल के राइट एंड थंब नियम के अनुसार जाना था। इसके बाद हमने एक सीधे धारावाही चालक में विद्युत धारा गुजारने पर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न होता है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। साथ ही हमने उस लास्ट क्लास में यह भी अध्ययन किया था कि यदि हम सीधे धारावाही चालक को एक बंद वक्र के अंदर अर्थात लूप में बदल दें तो उसके चारों ओर जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो वह किस प्रकार का बनता है और वो कौन-कौन से कारक हैं जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि आज के जो हमारे महत्वपूर्ण उपविषय हैं वो कौन-कौन से हैं। देखिए, आज हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि परिनालिका क्या होती है और उसका चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न कैसा होता है। इसके बाद हम चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर किस प्रकार से बल लगता है और फिर हम एक महत्वपूर्ण उपविषय लेंगे जिसका शीर्षक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आइए जानने का प्रयत्न करते हैं परिनालिका क्या होती है। देखिए, परिनालिका क्या होती है। परिनालिका एक ऐसी कुंडली होती है जिसमें विद्युत रोधी तांबे की बहुत सारी फेर होती हैं अर्थात लपेट होती हैं और उसमें हम विद्युत धारा गुजार देते हैं तो वह एक विद्युत चुंबक का काम करती है। देखेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक तांबे की तार थी, उसको हमने इस प्रकार से कई बार लपेट दिया अर्थात उसमें बहुत सारी हमने टर्न्स बना ली। ये इसका ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। हम इसमें क्या करते हैं, इस तांबे की तार में ये हमारे पास थी तांबे की तार। इस तांबे की तार में हमने क्या किया, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये देखिए, यहाँ पे हमने बैटरी से जोड़ दिया है, स्विच से जोड़ दिया है और ये दूसरे सिरे को यहाँ जोड़ दिया। जैसे ही हम यहाँ पर स्विच को ऑन करते हैं, इसमें विद्युत धारा गुजारते हैं, ये विद्युत धारा चलती है, इधर इस कुंडली में से गुजर के दूसरे सिरे पे आएगी तो यह कुंडली जो है एक चुंबक की भांति कार्य करने लगती है। इसी कुंडली को हम क्या कहेंगे, इसी कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, ये वाला। इस चित्र के अंदर आपको यहाँ बीच में ये वाला जो है, ये वाला देखिए, ये एक तांबे की तार है और इसके अंदर एक बैटरी जोड़ी गई है और बैटरी जोड़ने के बाद इसमें जैसे ही वो विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इसके चारों ओर ये देखो बहुत सारी लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन क्या है, यही लाइन तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। तो परिनालिका क्या हो गई, परिनालिका वह विद्युत रोधी तांबे की तार जिसमें बहुत सारे लपेट होते हैं और जिसमें विद्युत धारा गुजार करके उसे चुंबक बना लिया जाता है, उसे हम परिनालिका कहते हैं। आइए यह जान लेते हैं कि एक परिनालिका में
चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है। देखिए, इसके चुंबकीय क्षेत्र को पैटर्न को जानने के लिए हम यहाँ पर इस बने हुए चित्र को देखते हैं। इस चित्र के अंदर क्या दिखाया गया है? इस चित्र के अंदर एक परिनालिका ली गई है और उस परिनालिका के ए सिरे और बी सिरे को, ये देखिए बी सिरा हो गया है, यहाँ पर इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है और जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा गुजारते हैं तो विद्युत धारा जैसे इसके अंदर से जाएगी ये परिनालिका चुंबक बन जाती है। जब ये चुंबक बन जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा है ये आपके सामने देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। कैसा दिखाया हुआ है कि ये जो है देखिए यहाँ से ये लाइन निकल रही है और ऐसे चल रही है यहाँ से और ये यहाँ पहुंच गई है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये नॉर्थ पोल से निकल रही है और ये साउथ पोल की तरफ जा रही है। इसी प्रकार से हम बाकी रेखाओं को खींचते हैं तो वो भी नॉर्थ पोल से निकलती है और वो भी साउथ की तरफ चलती है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न को हम कैसा कहेंगे? परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न होता है वो किसके जैसा होता है? हमारा जवाब होगा छड़ चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न के जैसा होता है। ठीक है, इसमें एक बात और चीज कॉमन है, वो ये है कि जैसे हमारे छड़ चुंबक के अंदर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी उत्तर ध्रुव होगा और दक्षिणी ध्रुव होगा। चलिए यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि परिनालिका का कौन सा सिरा उत्तर ध्रुव है और कौन सा दक्षिणी ध्रुव है। यह हम कैसे निर्धारित करेंगे? देखिए, जब भी हम यह देखना चाहते हैं कि परिनालिका का कौन सा ध्रुव उत्तर है और कौन सा दक्षिण है तो उसके लिए हम घड़ी का मुख्य नियम इस्तेमाल करेंगे, अर्थात क्लॉक फेस रूल इस्तेमाल करेंगे। क्लॉक फेस रूल अर्थात क्लॉक, ये यहाँ पर देखिए क्लॉक दिखाई हुई है, इसके अंदर ये जो घड़ी की सुइयां हैं ये लगातार चल रही है। इनकी जो चलने की गति है वो कुछ इस प्रकार से है और इस प्रकार की जो गति होती है इस तरीके से चल रही है जैसे घड़ी की सुई चलती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। उस गति को कहते हैं क्लॉकवाइज, उस दिशा को कहते हैं क्लॉकवाइज, या हिंदी में बोलें तो दक्षिणावर्त। परंतु यदि इसके विपरीत दिशा में अगर कोई चलता है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वार्मावर्त। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। उसके हिसाब से फिर हम किसी भी परिनालिका में उसके ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें ये परिनालिका दी गई है और इस परिनालिका के हम ध्रुवों का यहाँ निर्धारण करते हैं। तो हमें क्या देखना होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर विद्युत रोधी तांबे की तार है उसको किस प्रकार से हमने लपेटा है। यदि मैं उसको एस की तरह लपेटता हूं, एस का मतलब हो गया है यहाँ पर क्लॉकवाइज लपेटता हूं। एस कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, इस तरीके से गया, ऐसे गया और यूं। तो ये जो डायरेक्शन हो गई है मेरे पास, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी और फिर ये ऐसे गया है, फिर हम यहाँ पे ऐसे आए हैं, फिर ये इधर गया है और फिर ये इधर आया है, देख पा रहे हैं हम। तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई है? इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई है। तो यदि क्लॉकवाइज हम वहां पर तार को क्लॉकवाइज लपेटते हैं, क्लॉकवाइज, तो ये देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज है, ये गया ऊपर आया नीचे आया, ये क्लॉकवाइज हो गया यहाँ पे, है ना। और ये गया कैसे था? यहाँ से गया था। तो अगर क्लॉकवाइज लपेट रहे हैं तो बनने वाला ध्रुव कौन सा होगा? साउथ पोल होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने तांबे की तार को लपेट रहे हैं तो बनने वाला जो ध्रुव है वो एन बनेगा। एन का मतलब है नॉर्थ पोल बनेगा, उत्तर। अब हम देख लेते हैं कि परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है विद्युत धारा की मात्रा। हम जो परिनालिका है उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है उसके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। और इसमें हमें याद रखना होगा कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को B से प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो समानुपाती होती है विद्युत धारा की मात्रा के। अर्थात यदि हम विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाएगी, विद्युत धारा की मात्रा को घटा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घट जाएगी। दूसरा हमारे पास जो कारण है वो आ जाता है परिनालिका में फेरों की संख्या। फेरों की संख्या अर्थात एक परिनालिका हमने ये ले ली है जिसमें 3-4 फेर है,
और एक परिनालिका हमने ये ले ली है जिसमें बहुत सारे फेर हैं। तो जो परिनालिका ज़्यादा फेर वाली है उसका चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जिस परिनालिका के अंदर कम फेर है वह कम शक्तिशाली होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति है वो समानुपाती होगी नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फेरों की संख्या के। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे कारक पर। तीसरा कारक है परिनालिका से लंबाई अर्थात परिनालिका से दूरी। परिनालिका से कोई वस्तु कितनी दूर रखी गई है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यदि वस्तु को परिनालिका के पास रखते हैं तो चुंबकीय शक्ति अधिक होगी, परंतु यदि किसी वस्तु को दूर रखते हैं तो उसमें चुंबकीय जो शक्ति है वो कम लगेगी। इसका मतलब कि तीसरा कारक है हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है वो क्या होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इससे दूरी से। दूरी को यदि हम r से प्रदर्शित करें तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। अर्थात इसके अलावा एक और हमारे पास कारक है जो परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करता है और वो है नम्यता अर्थात नर्म लोहे की छड़ का होना, नर्म लोहा होना। और दूसरा सामग्री का प्रभाव कि यदि हम इस परिनालिका के अंदर यहाँ पर कोई नर्म लोहे की छड़ रख दें, ये मैंने नर्म लोहे की छड़ रख दी और उसके चारों ओर मैंने परिनालिका अर्थात कॉपर की वायर को लपेट दिया, तो अब जो चुंबक बनेगा वो और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं विद्युत चुंबक क्या होता है। देखिए विद्युत चुंबक को जानने से पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हो। कैसे? आप एक लोहे की कील लीजिएगा और उस लोहे की कील के चारों ओर आप एक कॉपर का तार लेके लपेट दीजिएगा। ये देखिए ये कॉपर की तार इसके चारों लपेटी गई है और इस लपेटी गई तार को आप किससे जोड़ना है? सेल से या बैटरी से जोड़ना है। ये देखिए इधर जोड़ दिया गया है। इधर ये जो तार थी इसको इधर इस वाले दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो ये जो लोहे की कील है ना, ये क्या बन जाती है? ये चुंबक बन जाती है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? यहाँ पर हमने एक लोहे की कील ली है और लोहे की कील में हमने क्या किया है? विद्युत धारा को गुजारा है और विद्युत धारा के गुजारने पे लोहे की कील क्या है? चुंबक बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है इस प्रयोग में। और इस प्रकार से किसी भी चालक में जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं और वह चुंबक बन जाता है तो ऐसे चुंबक को हम क्या कहते हैं? ऐसे चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं, है ना। और एक विद्युत चुंबक जो बनता है उसका चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है वो हम पहले भी जान चुके हैं और देखिए इस चित्र के अंदर भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से किसी भी चालक में विद्युत धारा गुजार कर हम उसे चुंबक बना सकते हैं। एक हमारा विद्युत चुंबक हो गया, एक हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है ना, स्थायी चुंबक। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? चलिए उनके अंतर को जानने का प्रयत्न करते हैं। नंबर एक अंतर, जो हमारा अस्थायी चुंबक होता है, इस प्रकार से हमने एक लोहे की कील के साथ हमने तार की सहायता से और जब बैटरी को जोड़ा और उसमें विद्युत धारा को जब हमने गुजारा तो विद्युत धारा के गुजरने पर ये जो कील थी ये चुंबक बन गई थी। अर्थात ऐसा चुंबक जो विद्युत धारा की सहायता से बनाया गया है उसको हम विद्युत चुंबक कहते हैं। तो एक विद्युत चुंबक और एक स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट, जैसे ये दिखाया गया है। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों फिक्स है ना, और ये परमानेंट है, स्थायी चुंबक है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये वाला मैग्नेट बना है एक तो, और एक हमारे पास ये वाला मैग्नेट है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए जो विद्युत चुंबक होता है ये अस्थायी चुंबक होता है अर्थात टेम्परेरी मैग्नेट है। जब तक हम इसमें विद्युत धारा गुजारते रहेंगे तब तक ये मैग्नेट बना रहेगा। जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा गुजारना बंद करेंगे, स्विच को ऑफ कर देंगे, तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, फिर ये मैग्नेट नहीं रहेगा, है ना। जबकि जो स्थायी चुंबक होता है उसमें चाहे विद्युत धारा गुजारे चाहे ना गुजारे उसका चुंबक तो कभी खत्म नहीं होता। अर्थात जो स्थायी चुंबक है उसका चुंबक तो हमेशा स्थायी रहता है ना। इसके अलावा जो विद्युत चुंबक है उसकी शक्ति को हम बदल सकते हैं। हमने पढ़ा भी कि यदि हम इसमें एक सेल की बजाय दो सेल जोड़ दें अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ा दें तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र का जो पैटर्न होगा वो और भी दूर तक बढ़ जाएगा और ये ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। अर्थात किसी भी
इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को बढ़ा सकते हैं, विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है यदि हम उसमें विद्युत धारा की मात्रा को बढ़ा देते हैं, या हम उसमें फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं, या हम उसमें कोई कोर रख देते हैं। तो इस प्रकार से उसकी शक्ति को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। परंतु एक स्थायी चुंबक, उसकी शक्ति को ना हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा एक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर है कि जो स्थायी चुंबक होता है उसमें जो ध्रुव होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते, वो फिक्स होते हैं। जो दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण ध्रुव रहता है, जो उत्तरी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव होता है। ध्रुव कभी भी नहीं बदले जा सकते। लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में, एक विद्युत चुंबक में जो उनके ध्रुव हैं उनको बदला जा सकता है, परंतु स्थायी चुंबक के ध्रुवों को नहीं बदला जा सकता। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारावाही चालक को रख दिया जाए तो क्या असर पड़ता है। देखिए, यहाँ पर एक चुंबक लिया गया है, ये यू आकार का चुंबक है। इस यू आकार के चुंबक का ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, और इसके अंदर एक चालक तार रख दिया गया है। इस चालक तार को बैटरी के धन ध्रुव ऋण ध्रुव से जोड़कर इसमें विद्युत धारा गुजारी जाती है। तो इस पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसको हम एक प्रयोग के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक यू आकार का चुंबक लिया गया है और एक चालक यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये चालक है, ए बी उसके सिरे हैं, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्टिंग वायर की हेल्प से, तार की हेल्प से और बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका स्विच है, इससे जोड़ दिया है, और दूसरे सिरे को उससे जोड़ दिया है। जैसे ही हम इसमें स्विच को ऑन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये जो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चालक तार है, इसके अंदर विचलन होता है, अर्थात डिफ्लेक्शन आता है। कैसे आता है डिफ्लेक्शन, ये देखिए यहाँ पर इस चित्र के अंदर भी दिखाया गया है। ये हमारे पास विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वह तार है, और यहाँ पर ये जो है चुंबक रखा गया है। तो चुंबक जो है उस विद्युत धारावाही चालक तार के ऊपर एक बल लगा रहा है। ये देखिए, ये वाला जो चुंबक है इस तार के ऊपर बल लगा रहा है, और ये जो तार है क्योंकि इसमें विद्युत धारा गुजारी है तो ये भी चुंबक बन गया, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है। अर्थात यदि हम किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उस चालक तार में से विद्युत धारा गुजारते हैं, तो ये जो चालक तार है यह भी चुंबक बन गया है, क्योंकि इसमें हमने विद्युत धारा को गुजारा है तो चुंबक बनेगा, चुंबक का कार्य करेगा, और यह हमारे पास यहाँ पर चुंबक है ही। और हम जानते हैं कि एक चुंबक जब दूसरे चुंबक के संपर्क में आता है तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रतिकर्षण की वजह से इस चालक तार का जो ये सिरा है ये इससे दूर भाग जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है ये इसके साउथ पोल को दूर भगा देगा, इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को दूर भगा देगा, अर्थात प्रतिकर्षण होगा, और ये किक करेगा। इसी एक्सपेरिमेंट को हम किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जब भी हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर तीन प्रकार के कारक कार्य करते हैं। पहला, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी यह हमें देखना होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की बल की दिशा कौन सी होगी वो। दूसरा, धारावाही चालक है उसकी गति की दिशा, वो दूसरा कारक है। और तीसरा, विद्युत धारा की दिशा, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी दिशा कि वो किस दिशा में है। ये तीन कारक यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इन तीनों में से यदि हमें एक भी पता है तो हम बाकी दो की दिशा पता लगा सकते हैं। और अक्सर हमें विद्युत धारा की जो दिशा है, ये वाला कारक है, ये हमें पता ही होता है कि विद्युत धारा कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है, उसकी दिशा क्या है। तो हम बाकी इन दोनों की दिशा को पता कर सकते हैं कि जो चुंबक है वो किस दिशा में बल लगाएगा, और ये जो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ धारावाही चालक है ये किस दिशा में गति करेगा। इनकी दिशा का पता लगाने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ को लिया और उसकी तर्जनी उंगली, उसके अंगूठे और उसकी मध्यमा को उन्होंने इस प्रकार से एक दूसरे पे 90 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित किया। यहाँ पर ये जो मध्यमा है और ये जो तर्जनी उंगली है, इन दोनों को उन्होंने क्या किया, 90 डिग्री के कोण पे, और इसी प्रकार से अंगूठे को और तर्जनी उंगली को 90 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित किया। तो उन्होंने बताया कि जब हम इस प्रकार से बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, अंगूठा और मध्यमा को 90 डिग्री के कोण पे व्यवस्थित करते हैं तो जो हमारी अंगूठा है वो हमें
किसकी गति की दिशा बताता है? जो चालक है उसकी गति की दिशा को बताता है। और जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को दर्शाता है। और जो मध्यमा है वो करंट अर्थात विद्युत धारा की दिशा को बताता है। अगर हम इसे अंग्रेजी में याद करें तो करंट करंट मतलब सी से स्टार्ट होता है, तो हमारी जो सेंटर फिंगर है वो भी सी से स्टार्ट होती है। सी सेंटर फिंगर अर्थात करंट। और ये फोर फिंगर, इसको हम मैग्नेटिक फोर्स फोर्स को दर्शाती है। थंब एम एम मतलब मोशन, और ये हमारी मोशन मोशन मतलब धारावाही चालक की गति किधर होगी, किधर क्लिक करेगी वो, किधर मूव करेगी वो, उसकी दिशा को बताती है। इसी को हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक कुंडली जिसमें विद्युत रोधी तांबे की तार होती है, उसको यदि हम बहुत सारे टर्न्स अर्थात लपेट में बदल दें तो वह हमारी परिनालिका होती है। परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न छड़ आकार के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न की तरह होता है। विद्युत धारा की मात्रा, फेरों की संख्या, परिनालिका की लंबाई, ये सब परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि एक स्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक में क्या अंतर होता है। हमने पढ़ा कि जो स्थायी चुंबक है उसके ध्रुव नहीं बदले जा सकते और विद्युत चुंबक के ध्रुव बदले जा सकते हैं। हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार पढ़ा कि हमारा अंगूठा चालक की गति, हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और हमारी जो मध्यमा है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए गृह कार्य है। आपको एनसीईआरटी की किताब के पेज नंबर 203 पर जाना है। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, वह आपको हल करना है। साथ ही आपको पेज नंबर 204 पर प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 भी हल करने हैं। इसी आशा के साथ कि आज का यह लेक्चर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।